नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सोनिधि वे आज आपको कक्षा 7 में हिंदी की चौथी इकाई देश के नाम संदेश का अभ्यास कराऊंगी। यह एक पत्र है जो कि एक दोस्त अपने दोस्त को लिखता है। तो आगे देखते हैं कि शुरुआत कैसे होती है। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपने बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। अब पहले के जमाने की बात करें तब मोबाइल, इंटरनेट और यह सब नहीं था। संचार माध्यम के साधन बहुत ही कम थे। तब पत्र के माध्यम से लोग एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाते थे, एक दूसरे को जानकारी देते थे। लेकिन आज के युग में जब कंप्यूटर, मोबाइल यह सभी साधनों के कारण पत्र का महत्व बहुत ही कम हो गया है। लेकिन सरकारी दफ्तरों में आज भी कोई जानकारी या शिकायतें दर्ज करानी हो या कोई आवेदन देना हो तो उसमें पत्र लेखन का ही उपयोग होता है। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। आज के संचार माध्यम बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन पत्र का अपना अलग ही महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन कि आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। यह पत्र लेखन में क्या है कि एक जो मित्र है अपने दूसरे मित्र को पत्र लिखता है। पत्र किस लिए लिखता है? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन, किसे मिसाइल मैन कहा जाता है तो अब्दुल कलाम को। उनका पूरा नाम था डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। उन्होंने एक ईमेल दिया था देश के लोगों के लिए कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? अगर है तो ही यह पत्र पढ़ना। इस तरह से यह ईमेल दिया गया है। हिंदी में पत्र लेखन में सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है। उसमें जिसने पत्र लिखा है उसका नाम नहीं आता, सिर्फ उसका एड्रेस आता है। यहाँ एड्रेस दिया गया है मातृछाया, ऊंची सेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, तहसील यानी कि तालुका, जिला बनासकांठा। और जिस दिन यह पत्र लिखा गया है वह दिनांक या तारीख 24/12/2011। उसके बाद आता है संबोधन। अगर हम अपने मित्र या किसी सहपाठी को पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए प्रिय संबोधन देकर उसे संबोधित करेंगे। अगर हम अपने से बड़े किसी व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो उन्हें मानवाचक संबोधन से संबोधित करके पत्र की शुरुआत करते हैं। यहाँ है प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल होंगे। अब प्रिय मित्र हर्ष को किसी उसके मित्र ने पत्र लिखा है, वह कहता है कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। अब जिसने हर्ष को पत्र लिखा है उससे पहले हर्ष ने पत्र लिखा था, इसलिए वह प्रत्युत्तर में यह पत्र लिख रहा है। इसलिए लिखा है कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। कि इसलिए किस उद्देश्य से पत्र लिखा गया है कि अब्दुल कलाम ने जो देशवासियों के नाम एक ईमेल भेजा है वह प्रसारित करने, प्रेषित यानी कि प्रसारित करना या रजू करना, वही इस पत्र में बताया गया है। डॉक्टर कलाम अपने देश के शुरुआत में ही पूछते हैं कि आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं। अब जब डॉक्टर कलाम अपने ईमेल की शुरुआत करते हैं तब वह क्या लिखते हैं कि अगर अपने देश के लिए आपके पास 10 मिनट का समय है तो ही यह आप ईमेल पढ़ना, वरना आपकी मर्जी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, यानी कि हमारे देश के लोग या भारत के लोग किस तरह की सोच रखते हैं वह इस ईमेल में सबसे पहले बताया गया है। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। ऐसी सोच किसकी है? तो हमारे देशवासियों की है। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया?
अब हमने आगे देखा कि यह सब है कि हमारी सरकार निकम्मी है, हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, फोन काम नहीं करता, यह सब हम बोलते हैं या किसी दूसरे को कहकर चुप हो जाते हैं, कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। यह सब बातें हमें मालूम है, फिर भी हम क्या करते हैं? हमने इसके बारे में कुछ किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, इसे अपना नाम दीजिए, इसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। यह एक उदाहरण के द्वारा समझे कि अगर अब भारत में देखें तो कई जाली प्रमाण पत्र भी बनाए जाते हैं। इसमें जाली प्रमाण पत्र में कई बार क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति की फोटो या किसी दूसरे व्यक्ति का नाम देकर प्रमाण पत्र बनाया जाता है। तो अब राष्ट्रपति हमें यह कहते हैं कि अब अगर कोई व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है तो क्या आप उसे अपना नाम देकर अपनी शक्ल भी दे देंगे? आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। अभी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो सिंगापुर का। अब जब वहाँ कोई व्यक्ति पहुँचता है तो जिस तरह भारत में सिगरेट के टुकड़े जहाँ तहाँ पड़े देखते हैं, वहाँ वैसा सिंगापुर में नहीं होता और वहाँ के स्टोर में कुछ खाना भी नहीं मिलता। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। हमें अब उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है, यानी कि वहाँ जो साफ सुथरी सड़क हम देखते हैं उसे देखकर हमें रश्क महसूस होता है, यानी कि उससे हमें ईर्ष्या होती है। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपए भुगतान करते हैं। अब वहाँ जो टोल टैक्स है वह हम उनके कहने पर भर देते हैं, लेकिन अगर भारत में टोल टैक्स भरने की बात आती है तब हमें इससे कोई तकलीफ होती है। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन अब सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? अब सिंगापुर में हम जाते हैं तो उनके नियमों के आधारित चलने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही भारत में वापस आते हैं तब हमारा व्यवहार पहले जैसा ही हो जाता है। अब वहाँ क्या होता है सिंगापुर में कि गाड़ी निर्धारित समय यानी कि जो समय दिया गया है उससे ज्यादा समय हम वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं तो हमें दूसरी टिकट लेनी पड़ती है या जो भुगतान होता है वह करना पड़ता है, लेकिन उसके बारे में आप वहाँ कुछ नहीं कहते। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। जिहाद यानी मुसलमानों का एक मजहबी कर्तव्य है जो वह निभाते हैं। अब दुबई में जब रमजान के दिन होते हैं तब वहाँ के लोग कुछ भी खाने के लिए बाहर नहीं निकलते, क्योंकि वह जिस तरह रमजान हमारे देश में हमारे हिंदू धर्म में उपवास होता है, उसी तरह रमजान के दिनों में भी बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वह ऐसा नहीं करते और जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ फला हूँ और फला मेरा बाप है। अगर हम वॉशिंगटन में 55 मील से ज्यादा किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे तो हमें सिपाही वहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस है या कोई और है वह हमें पकड़ लेते हैं। लेकिन जब यही काम हमारे भारत में किया जाता है कि हम ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और कोई ट्रैफिक हवलदार हमें रोकता है तो हम उसे पलटकर यह जवाब देते हैं कि जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ फला और फला मेरा बाप है, यानी कि किसी बड़े व्यक्ति की या किसी बड़ी पहचान की हम उसे धमकी दे देते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। अब वहाँ के समुद्रों के सफाई देखकर हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग गंदगी नहीं करते, लेकिन अब हम भारत के समुद्र तटों की बात करें तो यहाँ बहुत ही सारी गंदगी देखने को मिलती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जब हम घूमने जाते हैं या वहाँ देखते हैं तो ऐसा नहीं होता। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? अब हम यहाँ देखते हैं कि जहाँ जिस रास्ते से हम निकलते हैं कहीं ना कहीं तो पान की पीक हमें दिखाई देती ही है, कोई दीवार तो गंदी दिखती ही है, लेकिन टोक्यो में हम ऐसा नहीं करते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? जिस तरह से यहाँ जाली यानी कि नकली प्रमाण पत्र बनवाते हैं उस तरह हम दूसरे देशों में नहीं कर सकते। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं
मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके, यानी कि ये किसे कह रहे हैं, सभी देशवासियों को या सभी भारतवासियों को। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकने लगते हैं, कागज के पुर्जे हवा में उछालने लगते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं, तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। अब कलाम क्या कहते हैं कि अगर हम दूसरे देशों की व्यवस्था, जो उनके नियम कानून है, उनका पालन कर सकते हैं, तो अपने देश के नियमों का पालन, अपनी व्यवस्था का पालन हम क्यों नहीं कर सकते। जब हम वहाँ के नियमों को पालन, वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ जो भी नियम बनाए हैं उसका पालन करते हैं, लेकिन जैसे ही भारतीय धरती पर वापस आते हैं तो सारे नियम कानून भूल जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ तो सब कुछ चलता है। हवा में कागज के पुर्जे उछालने लगते हैं। अगर हम दूसरे देशों में प्रशंसनीय यानी कि प्रशंसा के पात्र व्यक्ति बन सकते हैं, तो हम अपने भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ जहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। अब कलाम ने क्या कहा है कि मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से, यानी कि उन्होंने कहा है कि अगर अमीर लोग जो है उन्हें कुत्ता पालने का शौक होता है और वह कुत्ते को लेकर जब सड़क पर घुमाने निकलते हैं तो वो जहां तहां गंदगी बिखेर कर वापस आ जाते हैं, और वही गंदगी जब उन्हें दिखती है तब वह क्या करते हैं कि जो सरकार है वह काम नहीं करती, गंदगी दूर नहीं करती। वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्तों को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उनके पीछे लगाएगा। यानी कि सरकार से कुछ ज्यादा ही उम्मीद ये लोग रख लेते हैं। राष्ट्रपति ने मिसाल दी है कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उनकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। अब भारत में जो नियम कानून नहीं है वह सभी बाहर देखने मिलते हैं। जिस तरह से अमेरिका और जापान में लोग कुत्ते को घुमाने निकलते और तब उनके कुत्ते जो गंदगी करते हैं वह उनके मालिक को ही साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा है कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। अब जब हम 18 वर्ष के हो जाते हैं तो हमें मत देने का अधिकार मिलता है, हमें अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है, और जब हम वोट डालने जाते हैं तब हम क्या करते हैं कि हमारी जो भी जिम्मेदारी है वह सब हम उनके ऊपर देखने के लिए जाते हो, ऐसा लगता है। हम अपनी जिम्मेदारी कुछ समझते ही नहीं है, ऐसा डॉक्टर कलाम को लग रहा है। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे, यानी कि जिसे हमने वोट दिया है, जिसे हमने मत दिया है, वह सरकार अब हमारे सारे शौक पूरे कर देगी या हमारे सारे नाज नखरे उठाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। अब छोटे से छोटा काम भी हो, यानी कि जो कागज का टुकड़ा या छोटा सा टुकड़ा या कुछ भी कचरा यह अगर हम जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं तो उसे भी उठाने की जहमत या तकलीफ हम नहीं करते। इतनी सारी जिम्मेदारी हम सरकार को दे देते हैं। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। अब हम कहते हैं कि रेलवे ठीक से काम नहीं करती, उसमें बाथरूम जो है वह साफ सुथरे नहीं होते, लेकिन जब रेलवे बनाई जाती है तब तो वह अच्छी होती है, लेकिन उसमें इस्तेमाल करने के बाद हम सब उसे बिगाड़ देते हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज की ज्वलन समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इनका उल्टा करते हैं, और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा फर्क पड़ जाएगा। अब जो बड़े बड़े बातें की जाती है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, ऐसी बातें हम ड्राइंग रूम में या हम हमारे घर में बैठकर कर लेते हैं, लेकिन जब इसके पालन करने का या उसे अपनाने की बात आती है तब वह भूल जाते हैं, और फिर बहाना क्या देखते हैं या क्या देते हैं कि पूरी व्यवस्था ही खराब है, यानी कि पूरी सरकार की जो व्यवस्था बनाई गई है, जो कानून बनाए गए हैं
वह ही ठीक नहीं काम करते। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे कि व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। अब राष्ट्रपति अंत में यह संदेश में एक सवाल पूछते हैं कि यह व्यवस्था को बदलेगा कौन? अगर कुछ भारत में नियम कानून अच्छे नहीं है, ठीक से काम नहीं हो रहा, तो इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? यह व्यवस्था किन की है? तो हम आसानी से जवाब दे देते हैं कि यह हमारे पड़ोसी इसमें शामिल है, आसपास के घर के लोग इसमें शामिल है, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार इसमें शामिल है। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, लेकिन उसमें मैं और आप तो कहीं दिखाई ही नहीं देते। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कोई मिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश को छोड़कर ही चल देंगे। अगर कुछ बुरा होता है या देश में कुछ सही नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, और कहीं अगर कुछ सही होने की आशा भी दिखाई नहीं देती तो हम अपने देश को छोड़कर कहीं दूसरे देश में चले जाते हैं। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। अब हमारे देश में कुछ सही या गलत, सही नहीं हो रहा या कुछ गलत हो रहा है तो हम वहां से अमेरिका चले जाएंगे और वहां हमारे वीजा मिले, वहां के हम नागरिक बन सके, इसलिए उनके नियम और कायदे कानून का गुणगान गाने लगते हैं, उनके व्यवस्था की प्रशंसा करने लगते हैं। लेकिन जब वहां न्यूयॉर्क भी असुरक्षित हो जाएगा, यानी कि वहां भी कुछ गलत होगा, तो हम कहाँ भाग जाते हैं? इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आए, यानी कि आकर कहीं भी घुमाए, फिर वापस हमें भारत में ही आना होता है। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। अगर कुछ गलत हो रहा है या कुछ सही नहीं हो रहा है तो हम सरकार को गाली देने या बुरा बोलने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उस व्यवस्था में सुधार कैसे किया जाता है उसके बारे में हम कभी नहीं बोलते या उसमें हमारा योगदान नहीं देते। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी कर दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं, यानी कि उसे बांध देते हैं कि हमें हमारे देश की अगर व्यवस्था सुधारनी है तो हमें उसमें सकारात्मक योगदान देना ही होगा। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। यानी कि यह पत्र किसने लिखा था? हर्ष को किरण ने लिखा था, और यह पत्र यहाँ समाप्त होता है।